थैंक यू। चलिए 1-2 मिनट वेट करें, पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत ही कम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको टाइम चेंजेस मालूम है ना? ओनली 66, 67। व्हाट हैपेंड? बचे हुए कहाँ गए? क्या पता, सही है। पता नहीं कहाँ गए। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा हमारा टॉपिक को। लास्ट लेक्चर की बात करें तो वी डन सम प्रिपरेशन पार्ट इन M1 क्लास। M1 क्लास हमारा एक क्लास आगे चल रहा है, M2 क्लास एक क्लास पीछे चल रहा है, उनका कम मिला था हमको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो M1 क्लास में चल रहा था प्रिपरेशन, उसमें हमारा प्रिपरेशन शायद हमने व्रूड्स रिएक्शन पूरा फिनिश कर लिया था, फिर क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, ये दोनों भी पूरे कर लिए थे। और मुझे जहां तक याद है हमने क्लेमेंसन में एक वो डिस्कशन किया था कि अगर इफ यू आवर कंपाउंड हैव एन ग्रुप विच इज सेंसिटिव फॉर एसिड, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो फिर क्लेमेंसन नहीं करना चाहिए, फिर वुल्फ किश्नर करना चाहिए। चेक इट, यहां तक हुआ था क्या हमारा? यहां तक हो चुका है ना? यस, एसिड सेंसिटिविटी वाली बात तक हो चुका है। अब हम हमारा टॉपिक उसी को जो क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर लिखा था वही हेडिंग को कंटिन्यू करते, लिखना नहीं सिर्फ सुनना है। सो उसी में एक आध एग्जांपल हम लेना चाहते हैं। लेट इट बी, टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। सो इफ आई हैव अ CH3, a CO, then a CH2, then CH2 and Cl, ये कंपाउंड है। और हम चाहते हैं कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका कन्वर्जन कर दीजिए CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। ये चाहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो CO है इट बिकम CH2, बस ये चाहते हैं। इसका मतलब CO CH2 हो जाए बेटा, पर ये Cl है इसको नहीं जाना चाहिए। अब देख प्रॉब्लम सुन क्या होता है ना? आपने 11th क्लास में ऐसी चीजें पढ़ी है कि यू नो CO इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ याद आ रहा है? और जो विड्रॉअर होते हैं, खींचने वाले ग्रुप होते हैं, वो यहाँ के H को एसिडिक बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डाल दे बेस, इसमें बेस मिला दे, बेस याद है? वुल्फ किश्नर की बात कर, वुल्फ किश्नर NH2 NH2 OH माइनस, ये होता है मीडियम बेटा वुल्फ किश्नर का। वुल्फ किश्नर का मीडियम कैसा होता है? बेसिक। सुन जरा ध्यान से सुन, क्या ये खींचने वाले ग्रुप के पड़ोस के H एसिडिक है? और तू जानता है एसिडिक H हो तो बेस उस एसिडिक H को विड्रॉ करते हैं। याद आया? मतलब क्या यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है हमको, कैन आई से दिस कंप्लीट पार्ट इज अ बेस सेंसिटिव है ये। और अगर बेस सेंसिटिव हो और तू ये डाल दे, इसमें क्या डाल दे? वुल्फ किश्नर, तो ये बेस यहां से ये तो कर ही देगा, CO को CH2 तो कर ही देगा, यहां से H भी खींच लेगा, फिर Cl निकल के डबल बॉन्ड। मतलब देयर आर सो मेनी, ये सब बातें हम अल्काइल अराइल हैलाइड में सीखेंगे। अभी अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए तेरे को इसकी रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, इसलिए चर्चा मत करो। बस इतना क्लियर है कि ये जो हिस्सा खींचने वाले ग्रुप के पड़ोस का है ये एसिडिक है, एसिडिक H है तो बेस उस H को खींच लेगा। तो क्या ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? बेस सेंसिटिव। तो क्या अगर हमारा ग्रुप बेस सेंसिटिव है तो आप ये इस्तेमाल मत कीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा जो हमको नहीं करना है। तो क्यों ना हम इसमें एक काम करें, जिंक अमलगम और HCl क्लेमेंसन कर दे बेटा। और अगर क्लेमेंसन करेगा, क्योंकि ये तो बेस सेंसिटिव है, इसमें एसिड रहता है, तो क्या ये अफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्या ये COCH2 हो जाएगा? इसके द्वारा हो जाएगा, एंड दिस रिमेन्स एज सच। तो क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या निकला बेटा हमारा? कंक्लूजन हमारा ये निकला है, वेट अ मिनट, व्हाट इज द कंक्लूजन?
कि अगर आपके कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप्स हो, नोट क्या लिखे सुनो, व्हाट्स द नोट, इफ अ कंपाउंड हैव अ बेस सेंसिटिव ग्रुप देन नेवर यूज वुल्फ-किश्नर बट यू कैन यूज क्लेमेंसन रिडक्शन। आई थिंक ये इजी थी बात, तुरंत नोट किया जाए बेटा। If base sensitive groups are present, then Wolff-Kishner reduction never used. Wolff-Kishner reduction never used. And we can use Clemenson reduction. ये ध्यान रखो। बेस सेंसिटिव जो एसिडिक एच होते हैं, खींचने वाले ग्रुप के पड़ोस के एच एसिडिक है, उन्हें बेस सेंसिटिव कहते हैं, वो निकल जाते हैं बेस की प्रेजेंस में। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पड़ोस में जो एच है पड़ोस वाले कार्बन पे, वो बेस द्वारा निकल जाता है, और हम नहीं चाहते वो निकले। नहीं चाहते तो फिर आप बेस मत डालिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बात क्लियर है। और मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, मतलब आप चाहे टेस्ट हो, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें, नीट, कुछ भी करें, जब भी क्लेमेंसन या वुल्फ-किश्नर पे सवाल डला है, जब भी डला है, तो बेस सेंसिटिव पे एक भी बार नहीं आया है कभी। दे आर ऑलवेज आस्किंग अबाउट दैट एसिड सेंसिटिव ग्रुप एवरी टाइम, एवरी टाइम। फिर भी हम छोड़े नहीं। एक चर्चा है बेटा बेस सेंसिटिव वाली बात, वो भी लिखी ली थी। नोट करिए फटाफट। ओके नाइस। तो हमारा ये जो टॉपिक था क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर, जरा उसका नंबर बता दो, प्रिपरेशन नंबर कौन सा था बेटा? क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर ऐसा हेडिंग डाला था, उसका नंबर 4 था। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रिपरेशन पार्ट। अगला हेडिंग डालते हैं बेटा 5th नंबर, ठीक है? तो नाउ गो फॉर 5th वन। फ्रॉम रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये देखते हैं हम। लिखो हेडिंग फ्रॉम रेड फॉस्फोरस HI, अगला पॉइंट, ठीक है? चलिए लिखना बंद और सिर्फ सुनना है। इसमें कुछ खास बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, इस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल व्हाट्स द इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, पहले तो हम ऐसा लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल तेरे सामने कुछ लिख लेता हूं। लेट इट बी CH3OH या CH3Cl या CH3CHO एल्डिहाइड कीटोन, CH3CO CH3 कीटोन, है ना? या एस्टर एसिड ले, कुछ भी यहाँ पर ये एसिड ले लेते हैं, कुछ भी, एनी यू टेक एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लीजिए, कोई भी जो। अब इसमें डालना है हमको रेड फॉस्फोरस HI। हाँ, इसकी बातें भी कर रहे हैं हम, रेड फॉस्फोरस HI। इसमें रेड फॉस्फोरस का काम क्या है वो मैं बता रहा हूं, फिलहाल हम डालते रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं, फिर सब नोट में लिखते हैं हम। रेड फॉस्फोरस HI इन सब में डाला है, नोट में मैं सब लिखवा रहा हूं बाद में। हाँ सुन ले क्या होता होगा। तो ये जो जैसे कार्बन है, ये कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है F। तो क्या कार्बन और फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड है? जब रेड फॉस्फोरस HI डाला जाता है तो द बॉन्ड गेट्स ब्रोकन आउट, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड, कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड तोड़ दे, है ना? अब जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप तो CHO है, तो क्या ये वाला बॉन्ड तोड़े? नहीं, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड नहीं टूटता बेटा। कार्बन और कार्बन के अलावा जो बॉन्ड है, मतलब कार्बन के अलावा जो एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट, जो भी है, वो बॉन्ड टूटता है। हिट्रो एटम जिसको हम बोल रहे हैं ना, उसको हिट्रो एटम मतलब कार्बन के अलावा। तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन के अलावा Cl, ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, दिख रहा है बेटा? तो जितने भी बॉन्ड होते हैं सब टूटते जाते हैं। और कैसा आगे बढ़ता है सुन, एक जैसे मैंने कार्बन और ये कोई ऑक्सीजन, कोई भी एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा। अब हमको एक बॉन्ड तोड़ना है ना, तो 2 HI मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, 2 HI। कैसे देख ले, H
आई एच आई, एक बॉन्ड तोड़ा है, 2 HI। देखो कैसा होता होगा, ये दोनों मिलकर I2 गैस निकल जाती है और ये H इसे और ये H इसे मिल जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार देख ले जरा, क्या ये बॉन्ड टूटा, ये एक बॉन्ड टूटा है, हाँ, HI HI। एक काम करे, एक एग्जांपल में तेरे को मैं लिखवा देता हूं, हर एग्जांपल में तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ये ऐसा लिख दिया HI, हियर इट इज H एंड इट इज I। क्या ये I2 गैस, चलो ऐसा कर देते, एक जगह लिख देते, हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं बेटा। क्या ये H इसे, ये H इसे मिल गया, व्हाट्स द आंसर नाउ, इट इज CH4, इट इज CH4, और ये वाटर अलग हो गया। समझ में आ गया? लिखना हो तो लिख, कोई जरूरत नहीं उसकी हमको। यहां सोचो, क्या है ब्रेक द बॉन्ड, अच्छा I2 गैस है, खास तो I2 हमारा मेन तो था I2, वही तो हमने, वो हमको सिखाना है, वो मैं बता रहा हूं तेरे को I2। और ये I2 क्या होने वाला है इसके बारे में 2 मिनट बाद में बात करता हूं, पहले ये पूरा खत्म करें। ये बॉन्ड तोड़ो, HI HI, I2 गैस हो गई अलग, क्या बन गया बेटा, CH4। चलो यहां देखो, क्या यहां देखो, हम इसको इधर से तेरे को अलग से लिख के बता रहा हूं, इस तरफ इसको हटाते, हाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, CHO, यहाँ की बात CHO, क्या कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है यहाँ, हाँ दोनों टूट, कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। क्या सिखाया, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने HI, 2 HI, HI HI, एक बॉन्ड, एक और एक बॉन्ड टूटा, HI HI, I2 I2, क्या ये H, ये H, कितने H हो गए इसमें, क्या CH4 बन गया, ये भी नहीं, CH4 नहीं, उधर CH3 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये CH3 रहा बेटा, ये CH3 रहा, ये दोनों बॉन्ड टूटे, इसको 2 H मिले, तो ये भी क्या हो गया, CH3 इथेन हो गया, CH3 इथेन। और चल एक और बताता हूं तेरे को, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए जरा, CH3 CO CH3, क्या कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, दोनों तोड़ो, HI HI 2 HI, क्या इसको 2 H मिल गए, क्या बन गया ये, CH3 CH2 CH3। यहाँ पे देखो जरा नीचे, एसिडिक एसिड में कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे, जरा बताएंगे मुझे, चेक करते हैं हम कितने बॉन्ड टूटेंगे एसिडिक एसिड में। देखो यहाँ पे CH3 CO OH, क्या CO1 CO2, तीन बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड मतलब कितने HI, 3 मतलब हर एक बॉन्ड के लिए कितने HI चाहिए, 2, तो 3 बॉन्ड के लिए 6 HI। इसे तोड़, इसको H मिलेगा, H उधर भी आएगा, एक तोड़ एक और एक H, एक तोड़ एक और एक H, क्या बन गया ये, CH3 बना, क्या बात समझ में आ रही है? सभी ने जवाब दिया था 6 HI, बहुत बढ़िया। अब 2 मिनट सुनते जाए इसके बारे में फिर से, है ना, क्या बोल रहे हैं सुनिए, सुनो, क्या कहा उसने कि अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI लेता हूं तो ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सबको अल्केन बना देता है। तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या ये CO को CH2 बना देता है, हाँ अरे बनाता है, CO को CH2 बना देता है ना। क्या CO को CH2 क्लेमेंसन भी होता है, वुल्फ किश्नर भी होता है, और रेड फॉस्फोरस, हाँ तीनों होते हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके CO को CH2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ख्याल रखिए कि एसिड सेंसिटिव बेस, वो वाली बातें जो थी उसका ख्याल रखना, बाकी इन चीजों का ख्याल नहीं रखना है। मैं इसके बाद तेरे को एक और एग्जांपल इसका भी लेके बता रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। चलो फिर से आ जाइए इस पर बेटा। रेड फॉस्फोरस HI ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एजेंट है जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अल्केन बना देगा, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड, फॉर ब्रेकिंग वन बॉन्ड 2 moles of HI is required, yes 2 moles of HI are required, ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात, इसमें ये जो रेड फॉस्फोरस है इसका यूज, तो यूज ये है बेटा कि अभी हमने देखा क्या I2 गैस निकलती जाएगी सब में, है ना, ये जो रेड फॉस्फोरस है ये I2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये इस्तेमाल नहीं करो ना, जैसे ठीक है मत करो, हमको नहीं एब्जॉर्ब करवानी, तो ये जो I2 रहता है ये वापस इनसे, ये जो रिएक्शन होती है ये वापस रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। इसलिए यहाँ से रेड फॉस्फोरस का सिर्फ एक ही काम है, व्हाट्स द यूज, इट एब्जॉर्ब्स I2, दैट्स ऑल। तो हमको क्या क्या पॉइंट याद रखें, पहला रेड फॉस्फोरस HI कन्वर्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप टू अल्केन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फॉर ब्रेकिंग वन बॉन्ड 2 moles of HIs are required.
और थर्ड, व्हाट्स द रोल ऑफ रेड फॉस्फोरस? इट इज जस्ट एब्जॉर्ब द I2 गैस विच इज इवॉल्व। आई थिंक इन तीनों बातों में कोई खास बात नहीं है। जल्दी से रिएक्शन लिख, फिर पॉइंट लिखवा देता हूं। इतना नोट करो, फिर हम कुछ नोट पॉइंट लिख लेते। इसे कैटलिस्ट के रूप में कहाँ यूज किया है तूने? कैटलिस्ट के रूप में स्टार्टिंग में मतलब कहाँ? हाइड्रोजन लगाना कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़, सबको हाइड्रोजन दे दे। जितने बॉन्ड, जिसके कार्बन ऑक्सीजन का टूटा बॉन्ड, तो कार्बन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन। जिसके बीच का बॉन्ड टूटता है उन दोनों को हाइड्रोजन, खत्म। हाँ, तो अल्काइल हेलाइड में भी तो रेड फॉस्फोरस HI हुआ ना बेटा, लिया तो है अल्काइल हेलाइड हमने। दीपांशु, अल्काइल हेलाइड में भी रेड फॉस्फोरस HI लिखा था ना? हाँ, तो ये है ना, रेड फॉस्फोरस है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अल्केन बना रहा है। यस, करेक्ट। चलिए बंद करें। ऑक्सीजन निकल जाता है। अरे ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन वाटर वगैरह बन के निकलेगा ना, उसको भी तो H मिलेंगे। इतना क्यों सोच रहे हो? इतना कठिन आया? जब बॉन्ड टूटेंगे तो जो जुड़े हुए उन दोनों को हाइड्रोजन देते जाना। चलिए ठीक है, अब पॉइंट्स लिखते जाएंगे हम। कुछ नोट लिखे, फटाफट नोट करो, इसको भी समझ में आ चुका है हमको। लिखते जाए। इट कन्वर्ट्स ऑल फंक्शनल ग्रुप, इट कन्वर्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स टू अल्केन। ये एक पॉइंट था हमारा। दूसरा क्या था? फॉर ब्रेकिंग वन बॉन्ड, for breaking one bond 2 moles of HI required। है ना? और तीसरा क्या बोल रहे थे हम कि रेड फॉस्फोरस absorbs evolved I2, that's all। वैसे रेड फॉस्फोरस के I2 एब्जॉर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर ठीक है, मालूम हो हमें कि क्या काम है तो कुछ नहीं, वो I2 एब्जॉर्ब करता है, that's all। क्या रेड फॉस्फोरस HI वाली बातें समझ में आ गई है? यस, पॉइंट्स नोट कर लिए तीनों? तीनों पॉइंट भी यस कर ली? यस बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा, एक बार देखें क्या? 5वां था। हाँ, 5वां पॉइंट बन। नाउ 6th पॉइंट पे आइए बेटा, हेडिंग डालिए 6 पॉइंट, डी कार्बो ऑक्साइलेशन ऑफ कार्बो ऑक्साइलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, हेडिंग डालो, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर। चलिए शुरू करें बेटा पढ़ना। अब लिखना सब बंद। सर वो रूड्स और क्लेमेंसन से रिलेट कैसे हैं? क्यों, रूड्स और क्लेमेंसन भी तो CO को CH2 करता है, और रेड फॉस्फोरस HI भी CO को CH2 कर सकता है। समझ में आया क्या? यस और नो? अरे कोई भी एग्जांपल, उसका एग्जांपल मतलब क्या? रेड फॉस्फोरस HI, जिंक अमलगम HCl, रूट HCl, ये भी CH2, ये भी C। एग्जाम्पल क्या, जो एग्जाम्पल बोलिए इसके ये ले लेना। ओके ओके, चलिए अभी हम फिलहाल इधर आते हैं। अब सब बंद लिखना। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और क्या पूछा जाता है वो थोड़ा पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं, बाद में लिखना वगैरह सब बात, समझना बात, पॉइंट्स, जरूरी पॉइंट्स भी इसमें। शुरुआत कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, लेट इट बी, टेक एन एग्जांपल ताकि मेरे को बताने में समझ में। ओके, आई टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या मिलाना है?
इसमें मिलाना है मुझे NaOHCaO। ओके 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 ओके, इसे कुछ नाम है बेटा, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम, इसे सोडा लाइम कहेंगे और गर्म करेंगे। चलिए आप क्या बोले सुनो, क्या बोलता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम डाल के गर्म करते हैं ये हो जाता है, ये क्या रे, तू जानता है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकल जाना, इसका अर्थ CO2 का इवॉल्व होना। नोट लिखवाऊंगा मैं, बाद में लिखवा रहा हूं नोट, अभी सिर्फ रिएक्शन। तो क्या होता होगा, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते, ध्यान से सुन। क्या ये एसिड है और क्या ये बेस मिला हुआ है, NaOH इज अ बेस, क्या एसिड बेस पहले सॉल्ट बनाएगा, देखते हैं जरा। CH3CH2COO माइनस, क्या समझता है सबको ये, क्या ये बात सबको समझती है क्या? एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, यस और नो? हाँ सबको समझता है क्या ये सॉल्ट, ऐसा सबको क्लियर है? नाउ सुनिए ध्यान से, व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाट हैपेंड, ये जब माइनस यहां बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के बॉन्ड है कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक पांचवा बॉन्ड, तो इधर का एक बॉन्ड ब्रेक होकर ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। शायद 11th में कभी फ्रेगमेंटेशन सुना हो, नहीं ठीक है सुना हो तो ठीक है, उसकी जरूरत है, हम यहाँ पे बात करें। देखो क्या हुआ, देखिए जरा, कैन आई पुट CH3CH2 माइनस, CH3CH2 माइनस प्लस, क्या CO2 गैस निकल गई क्या, जल्दी बता, CO2 गैस निकल, और CO2 निकलना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकल रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और सुनिए अब आगे क्या, तो बेटा यहाँ तूने बोला है ना कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर ऐसा बनता है, तो मीडियम में एसिडिक है, मतलब मीडियम में H+ तो मौजूद ही है, तो क्या मीडियम में H+ एसिडिक H है, क्या ये H+ इसके पास आ जाए तो क्या बन जाएगा, कैन आई गेट एन अल्केन, चेक इट हियर, समझ में आ गई क्या हमको बात? तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डाल के गर्म करो तो क्या होता होगा, तो CO2 गैस निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है और ये H से अल्केन। बात समझ में आई? कोई डाउट इस रिएक्शन में, कोई डाउट है क्या? फिर मैं तेरे को एक एक पॉइंट समझा के लिखवाने वाला हूँ, मतलब हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है? इतना लिखो जल्दी से, फिर बाद में बताता हूँ, पहले लिख लिया जाए इतना सा। अरे बता रहा हूँ ना, वही तो सब बता रहा हूँ, समय तक रुक जा, वही सब पॉइंट्स है जो मैं लिखवा के एक एक पॉइंट बता के लिखवा रहा हूँ। मैकेनिज्म ही तो लिखवाया, दिस इज मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, माइनस गया यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, उसने अपना अगला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे सरका दिए, समझ में आया? एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाए, सॉल्ट रीअरेंज होकर माइनस बनाया और इस माइनस ने एसिड लेकर अल्केन बना लिया। क्लियर है? हम साउंड इज नॉट, साउंड क्लियर है क्या, चेक करो सब बेटा। हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ये लिखना हो गया है क्या, फिर मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, डन। चलिए अब सुनते जाओ। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या जब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकल के अल्केन बनता है तो क्या अल्फा कार्बन एनायन बनता है, ये खास बात मैं बताना चाह रहा हूं। व्हाट यू नो व्हाट इज अल्फा कार्बन, हैव यू हर्ड अबाउट दिस अल्फा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, सभी को पता है क्या? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालो तो अल्फा कार्बन एनायन बनाता है, अल्फा कार्बन एनायन बनाता है। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ C- एट अल्फा कार्बन। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? चलो लिखो तो फिर, ये पहला पॉइंट हमने सीखा, उतना नोट करो, नोट करो इसमें फटाफट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, reaction proceed
by the formation of reaction proceed by the formation of C minus at अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे C माइनस बन के रिएक्शन प्रोसीड होगी। लिखो फटाफट पे, एक एक पॉइंट समझते जाते लिखते जाते। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मूव क्यों नहीं हुआ? होता है ना रेजोनेंस में, तो वही का वही स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा। 11th में फ्रेगमेंटेशन पढ़े होंगे कि बॉन्ड टूट के CO2 निकलना एंट्रोपी बढ़ाता है, इसलिए रिएक्शन आगे की ओर ज्यादा जाती है। पढ़ा है कभी फिजिकल में? अगर ये CO2 गैस तोड़ के अलग हो जाएगा तो इस तरफ की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और जहां एंट्रोपी ज्यादा वहां रिएक्शन अपने आप जाती है। हैव यू हर्ड दिस? यस। चलो एक बात तो हमको क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जरा ध्यान से सुनो। क्या इस रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हुई? तो कैन आई कॉल द रिएक्शन अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? ये तो मालूम है। चलो चलो, ये तो खास बात नहीं, लिखो एज CO2 is evolved, hence it is a decarboxylation reaction। लिखते जाए। ये तो इजी बात थी, मालूम था। लिखा बेटा ये पॉइंट? चलो अब आगे सुनो। एक तो समझ में आया अल्फा कार्बन पे माइनस बनाना, दूसरा समझ में आया CO2 निकल रहा है इसलिए ये डीकार्बोक्सिलेशन है। आगे सुन, क्या इसमें कार्बनों की संख्या कितनी? 1 2 3 कार्बन। इसमें कितनी? 2। अरे एक कम हो जाएगी ना, CO2 निकलेगा तो एक कार्बन चला गया। तो क्या इस रिएक्शन के द्वारा जो अल्केन बनेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में एक कार्बन कम होता है ना? इन अल्केन number of carbon is 1 less than कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कुछ बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें है ये। अरे सब बताऊंगा, ये तुम एग्जाम्पल पे क्यों आके अटकते हो? जो पढ़ा रहा हूं वो तो सुनो, ये सिली बातें मत करो, करवाऊंगा सब। वेट तो कर। अभी एक एग्जाम्पल समझा, फिर उसके पॉइंट समझे, अब इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं। तुमको आगे की बातें मालूम है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, उसको वो मालूम ही नहीं है आपको, और कुछ भी टाइप करते जाते हो आप बिना समझे। मैंने तुमको पहले ही दिन बोला है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इसमें क्या करवाना है, वो मैं करवा रहा हूँ, डोंट वरी। और उसके बाद इतनी वर्कशीट्स मिल रही है, उन वर्कशीट्स को अच्छे से करिए। वो सारे प्रैक्टिस सवाल ही तो है, क्योंकि हम इतने सारे सवाल क्लास में तो कर नहीं सकते, इसलिए वर्कशीट किया गया है। उस वर्कशीट को करिए तो अच्छे से अपना और प्रैक्टिस होती जाएगी। तो वर्कशीट इज ओनली कि आपको प्रैक्टिस होती जाए। चलिए पहले इसको फिनिश करो। चलिए शुरू करें आगे। ये लिख लिया पॉइंट? चलो अब सुनो। तो हमको एक बात समझ में आ गई है कि एक कार्बन कम होगा, CO2 इवॉल्व होगा, अल्फा कार्बन पे माइनस बनेगा। ओके, अब सबसे जरूरी बात जो बहुत ही IMP है, बहुत ही IMP क्या है सुन। क्या आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे CO ये लिखा हुआ, सोडा लाइन लिखा हुआ दिखेगा, आज के बाद ये सब बनाना कुछ भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। डायरेक्ट क्या करना, CO2 भगा के ये H इसको देना है, फिनिश्ड। मैं तेरे को इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं बाद में, रुको। प्रश्न अब ये है कि क्या आपने रिएक्शन देखते समय NaOH का काम समझ में आ गया? NaOH का काम क्या था? ये सॉल्ट बनाना। ये सॉल्ट ही तो बेटा फिर आगे बढ़ रहा है, बात समझ में आई ना? तो NaOH का काम था सॉल्ट बनाना। तो ये CaO का काम क्या है? तो अगेन CaO का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करते जाना। ये सब 11th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री में कभी ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह सुने हो, तूने नाम पढ़े हो? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल सिखाता है कि इक्विलिब्रियम में जिस दिशा से अगर ये CO इसको खींचता जाएगा, हटाते जाएगा, तो तू जानता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? ये सुना हुआ है तूने बातें?
ली चैटलियर सुने हैं कि नहीं सब? तो अगर यहाँ से CO2 हटता जाएगा तो क्या ये रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड की ओर ज्यादा जाएगी ताकि अगेन री एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट ली चैटलियर प्रिंसिपल, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता मैं, बस मैं ये कहना चाहता हूं आज हमारे लिए तो काम है CO का काम क्या, टू एब्जॉर्ब CO2, दैट्स ऑल। ये CO2 एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जल्दी जल्दी जाती है, ये लिखना नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ CaO क्या करता है। तो CaO एब्जॉर्ब्स CO2, दैट्स ऑल, बस ये भी लिख लो, इतना लिख लो, CaO एब्जॉर्ब CO2, ताकि वो रिएक्शन फटाफट आगे चली जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ एक ये तो पॉइंट सारे हो गए क्लियर। अब हमारा जो पांचवा पॉइंट आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो क्या है वो सुनना है। क्या आपने अभी बताया कि जब भी आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसमें सोडा लाइम डालोगे और गर्म करोगे तो क्या सिखाया, क्या CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। समझ में आया, अल्केन। क्लियर है सबको इतना? हाँ। प्रश्न क्या है, अब प्रश्न सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो जनरल बात कर रहा हूं कि क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए जिसमें सोडा लाइम नहीं डालेंगे, सिर्फ गर्म करेंगे तो क्या CO2 निकलेगा क्या? तो भाई ये अभी तो नहीं, ये तो हमने जो बोला उससे तो नहीं, क्योंकि हमारे NaOH जब सोडा लाइम आएगा तो ही माइनस बनेगा, तो ही ये ऐसा कुछ बोल रहा है वो। तो प्रश्न आप सुनिए क्या बोल रहा है, वो ध्यान से सुनते जाए। सिर्फ पहले मैं तेरे को एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, फिर पॉइंट समझा रहा हूं, सुनते जाए। जैसे इफ आई डू लाइक दिस बेटा, हाँ एक एग्जांपल सिंपल वाला है, सरल वाला एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत एग्जांपल दो ऐसा चल रहा था। हाँ तो चलो ये एग्जांपल ले लो, इनकी इच्छा है अभी ले ही लेते हैं। हाँ, क्या ये सोडा लाइम दिख रहा है क्या आपको, NaOH CaO? क्या सोडा लाइम हीट, क्या करूं, जहां COH लिखा है उसका CO2 भगा दे, ये CO2 भगा दे और ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। कितने कार्बन है देख, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो अल्केन कितने कार्बन का मिलेगा तेरे को, CH3 CH2 CH3 प्लस, क्या ये बात समझ में आई क्या सबको, 3 कार्बन, यस करेक्ट, प्रोपेन बन जाएगा। अब सुनो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैंने एक कंपाउंड लिया है COOH और इसको मैं करना चाहता हूं गरम, लिखे नहीं सिर्फ सुने, गरम। क्या CO2 निकलेगा क्या? नहीं, ये नहीं निकलेगा, गलत। जब तक आप सोडा लाइम नहीं डालोगे CO2 अभी नहीं निकलेगा। क्या इसमें निकलेगा? नहीं निकलेगा। पर अब यही जो स्टार पॉइंट है ये सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुन, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर इस पे आता है, सुनिए। आई विल टेक एन एग्जांपल दिस वन, ये एक एग्जांपल लिया है और इसमें सोडा लाइम नहीं, सोडा लाइम डाल दू, डाल, कोई दिक्कत नहीं। सोडा लाइम से तो कोई मतलब, अरे COH और सोडा लाइम हो तो सोचना है ही नहीं, सोडा लाइम डाल के गर्म करे CO2 भगा दो। सोचना कब है, सोचना तब है जब मैं सोडा लाइम नहीं डालूंगा, सिर्फ गर्म करूंगा, तो सोचना है मुझको कि क्या CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दिस इज द पॉइंट। तो रूल सुनिए, क्या अभी मैकेनिज्म में क्या तूने सीखा कि क्या, या तू जानता है अल्फा कार्बन है, सभी को समझ में आ रहा है? क्या इस अल्फा कार्बन पे माइनस बन के आगे बढ़ता है, अभी रिएक्शन सिखाई थी ना। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि CO2 भगाने पर जो अल्फा कार्बन माइनस बनेगा, तो ये जो माइनस है, ये माइनस क्या रेजोनेंस में है क्या, सिर्फ ये चेक कीजिए। अगर ये माइनस किसी के साथ रेजोनेंस में बन रहा हो, अल्फा कार्बन का माइनस किसी के साथ रेजोनेंस में आ रहा हो, यू डू नॉट रिक्वायर सोडा लाइम, CO2 अपने आप ही निकल जाएगा बिना सोडा लाइम के, क्योंकि उसका माइनस रेजोनेंस में आ रहा है, और अल्केन बना दो। मतलब क्या कर दो, मतलब नाउ यू जस्ट डू, ये CO2 हटा दे और ये बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। सिर्फ क्या चेकिंग करने की इच्छा थी कि CO2 भगा के अगर अल्फा कार्बन का माइनस रेजोनेंस में है तो यू डू नॉट रिक्वायर CO2, आई एम सॉरी, यू डू नॉट रिक्वायर सोडा लाइम, बस CO2 भगाओ एंड पुट द आंसर। इसकी प्रैक्टिस करना है, खास यही है हमारे लिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है
कि इफ negative charge at alpha carbon is stabilized by resonance, अगर रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलाईज हो रहा है, देन CO2 इवॉल्व्स सिंपली का मतलब सिंपली बाय हीटिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? सिंपली बाय हीटिंग का अर्थ क्या हुआ? विदाउट सोडा लाइम, ये अर्थ हुआ। प्रश्न ज्यादातर इस पे बहुत बनता है, इस पे, और इसी की प्रैक्टिस अब मैं करवा रहा हूं तेरे को। समझ में आया? ये पॉइंट समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल रखा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अब हम इसके बाद ले रहे हैं। क्या ये बोर्ड पे लिखा हुआ हर चीज समझ में आई है क्या? जल्दी बताइए और नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एकदम सिंपल ट्रिक है, हाँ बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अल्फा कार्बन का माइनस क्या रेजोनेंस में है क्या? स्टेबलाइज है क्या? हाँ, सोडा लाइम की जरूरत नहीं, आप CO2 भगा दो। पर अगर सोडा लाइम लिखा हो ना तो सोचने की बात ही नहीं है। माइनस, अरे काय को सोडा लाइम है, खत्म करो, भगा दो CO2, कोई चेकिंग की जरूरत ही नहीं हमको। वी डू सम प्रैक्टिस फॉर दिस वन। पहले इसे लिख लिया जाए। अगर आपके बाद आज के बाद बोला कि सिंपली बाय हीटिंग, मतलब क्या कि वो सोडा लाइम नहीं डालना चाहता है, सिर्फ गर्म करना चाहता है। ये पॉइंट हो गए, इतना बोर्ड पे जो लिखा है। पार्थ, मेरा वॉइस क्यों धीरे आ रहा है? आई डोंट नो। आई जस्ट, वॉइस धीरे है क्या? सभी को वॉइस धीरे आ रहा है? नो, कुछ हाँ कुछ ना, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए चलिए, डोंट वरी, ट्राई करो। सुनाई तो दे रहा है ना? धीरे आ रहा है तो भी सुनाई दे रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बीच बीच में आ रहा है ऐसा। आई जस्ट टेल देम इफ इट इज पॉसिबल टू चेंज, वेट अ मिनट। जस्ट चेक कर ले हम। Is there any way to increase the voice? देख लीजिए, यहाँ तो फुल है ना, एक बार पूछ लीजिए। चलिए हम तब तक आगे बढ़े, जब तक ये पूछ रहे हैं तब तक। हाँ, ये नोट हो चुका है। अब मैं इसके आगे तुझको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, है ना? तो पहले सिर्फ सुनते जाए, है ना, लिखना नहीं अभी। एक मिनट देख ले अच्छे से। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल दिस वन एंड COOH, if I take this one COOH, है ना? या एक और काम कर लेते, इस तरह से दो ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। क्या चाहता है वो सुन ले, अब ध्यान से सुन, लिखने की जल्दी नहीं करना। बोलता है गरम करो, गरम करो, गरम करो। जस्ट मिनट बेटा।
इसको देख लो, लगा दो। चलिए वॉइस चेक कर लो बेटा एक बार फिर से, वॉइस चेक करो, आ रहा है? ओके ठीक है, नाइस, ओके ओके, बस बस। हाँ इधर आए वापस। उसने कुछ ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए है और वो सिर्फ गर्म कर रहा है, सोडा लाइम नहीं डाल रहा है। ध्यान रखिए क्या सिखाया, सोडा लाइम नहीं है और गर्म करना है, तो ये CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये जो CO2 वाला जो कार्बन है, CO, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस पे माइनस सोच कैसा है, क्या या माइनस रेजोनेंस में आ जाएगा क्या? समझता है? अगर हाँ तो CO2 हटा दीजिए, दिस इज द आंसर। क्या यहाँ का माइनस रेजोनेंस में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, समझ रहा है? और अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। आप इसको गर्म करो कुछ नहीं होगा। हाँ पर ये बात है कि अगर मैं इस पे ऐसा लिख देता, इसी के लिए सोडा लाइम हीट, अरे सोडा लाइम में तो कभी सोचना ही नहीं, आप किसी में भी सोडा लाइम डालो तो CO2 निकालना ही है, कुछ नहीं सोचिए। तो क्या सोडा लाइम डाल दूं तो क्या ये जवाब है? सोडा लाइम से देखो, इसमें सोडा लाइम डालो तो ये है, पर इसमें सिर्फ गर्म करो तो कुछ नहीं, वो यही रहेगा। यहाँ और देख ले बेटा, क्या ये CO2 यहाँ का माइनस रेजोनेंस में आएगा? हाँ। क्या यहाँ का माइनस रेजोनेंस में आएगा? नहीं। तो ये CO2 निकल जाएगा और ये नहीं निकलेगा। तो अगर तेरे को ये दिया हो और बोलो कि क्या ये CO2 निकालेगा क्या, हाँ तो जवाब हाँ देना पड़ेगा, एक तो निकलेगा ही CO2। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं हमको? जल्दी नोट करे बेटा, जल्दी से नोट करो बेटा। इसका चैट बता दो कहाँ, नहीं तो समझेगा नहीं बच्चों का हो रहा है। इसको फिनिश करो जल्दी से। अरे अल्केन, ये बात जो पॉइंट सिखा रहा हूं, ये अल्केन का इंपॉर्टेंस नहीं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल इसके पूछेंगे, अल्केन तो बनेगा ही। अगर कोई विड्रॉवर नहीं है, रेजोनेंस नहीं, तो ये अल्केन तो बनाया है ना, ये क्या अल्केन नहीं बनाए हमने? पर हमारा उद्देश्य अल्केन बनाने का रहा ही नहीं इसमें, हमारा तो कुछ और ही बात शुरू हो गई है कि अगर COH में से CO2 भगाना हो बिना सोडा लाइम डाले तो क्या कर सकते हैं क्या? तो ये आप अगली चर्चाएं, अल्केन की छूटी गई, पांचवे पॉइंट का इंपॉर्टेंस चल गया है ये। थर्ड में, अरे सोडा लाइम कहीं भी डाल, सब CO2 निकालना है। कितनी बार बताऊं? सोडा लाइम में जो CO2, जहां CO2 है, COH है, सब CO2 भगाना है। लास्ट वाला बता दो, मतलब कौन सा? ये माइनस रेजोनेंस में है तो ये CO2 निकलेगा, ये माइनस रेजोनेंस में नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। तो सोडा लाइम डाल देगा तो सभी CO2 निकाल देगा। गॉट इट और नॉट? यस। सोडा लाइम में 2 CO2 निकल जाते हैं आखिरी में। चलिए बंद करें इसको अब हम, और इसकी कुछ बातें करना है, सुनो। अब प्रश्न क्या है? वही पांचवा पॉइंट ही प्रश्न बनता जाता है, मैं तेरे को 10 बार बोल रहा हूं। यहाँ अल्केन तो बनता ही है, हम सीखा ही था अल्केन बनता है, पर अल्केन की बातें ना होकर कुछ दूसरी बातें इंपॉर्टेंट, CO2 का इवोल्यूशन डिस्कशन, डी कार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है अब हमारे लिए, यहाँ के लिए। सुनिए, अब हमको बोलना, वो प्रश्न पूछता है, फाइंड द रेट ऑफ decarboxylation इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन लिखो, बताते इसके बारे में, ये क्वेश्चन नोट कर। फाइंड द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इन द फॉलोइंग। एक एक एग्जांपल लेते जाते, सीखते जाते हैं, देखेंगे। जैसे लिख दिया है COH, 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 है ना। पहले तो उसने ये वाला बात लिखी है, फिर ये लिखा है, और फिर ये लिखा, ऐसा लिखा है।
यहां से शुरुआत कर रहे हैं ना। अब 2 मिनट ध्यान से सुनते जाए। क्या मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनका डीकार्बोक्सिलेशन करना है। तो मुझे एक तरीका मालूम है कि जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करता हूं तो अल्फा कार्बन पे माइनस आता है, ये थॉट होता है हमेशा। फिर वो इसके आगे भी सीख लिया कि अगर ये माइनस रेजोनेंस करेगा तो सोडा लाइम की जरूरत नहीं, ये भी सीख लिया। अभी बात क्या हो रही है, अभी बात क्या हो रही है सुनिए कि ये है, आप बताइए जब इसमें CO2 भगाने की बारी आएगी, है ना, तो सबसे पहले कौन भगाने की इच्छा करेगा? तो एक ही रूल है कि माइनस आके रिएक्शन होती है, अल्फा कार्बन पे माइनस होता है और रिएक्शन चलती है। तो तू सिर्फ ये चेक कर ले कि इन तीनों में किस पर माइनस अल्फा, अल्फा किस पर माइनस अल्फा पे सबसे अच्छा है। किस कार्बन का अल्फा कार्बन पे माइनस सबसे अच्छा है, जल्दी बताए। सी पे। किसने बताया ये बात? यस, सी आखिरी वाला। अरे देख तो, क्या ये अल्फा कार्बन sp3 है? क्या ये अल्फा कार्बन sp2 है? क्या ये अल्फा कार्बन sp है? क्या याद है sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर माइनस, माइनस हमेशा किस पर अच्छा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये है, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले भगाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो कहना है सी, इट इज CBA इज द आंसर। ये वाला सवाल समझ में आया क्या सभी को? अल्फा कार्बन का माइनस की स्टेबिलिटी चेक करना है, जो आप 11th क्लास में सीखते थे। स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, हाइपर कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, इंडक्टिव, वही C+, C-, C डॉट, इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स है ना, वही है यहाँ। यहाँ क्या करना है, अल्फा कार्बन का माइनस, वो स्टेबिलिटी डिस्कशन है। चल इसकी और प्रैक्टिस करके बताता हूं तेरे को। और एक एग्जांपल देखिए। इफ आई हैव अ COOH, again I have a COOH and a COOH. I have this one, okay, and this one. Let it be A, this is B, and this is C. अब आपको बताना है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका अच्छा है। तो क्या, वही बात शुरू करो, अल्फा कार्बन का माइनस बनाइए और मुझे बताओ क्या आपको सबको समझा है कि ए वाले में अल्फा माइनस इज इन रेजोनेंस। यहां नहीं, रेजोनेंस नहीं, यहां नहीं, रेजोनेंस नहीं। तो क्या सबसे पहले कौन निकालेगा CO2? किसको निकालने की इच्छा है? क्या ए की इच्छा सबसे ज्यादा है क्या? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। हाँ, अब मुझे बता, बी और सी में जब दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो अब क्या से, बहुत बढ़िया, पार्थ ने बता दिया, ए के बाद सी आएगा और सी के बाद फिर बी आएगा। बताइए क्या किसी को इसमें डाउट है क्या? जल्दी से तो आगे बढ़ जाए हम। किसी को कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? नो, वेरी नाइस, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम। और एक आध दो एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या डाउट है, जल्दी बता। व्हाट्स द डाउट? अरे सी और बी में माइनस रेजोनेंस में नहीं है तो अब क्या चेक करूं, क्या ये sp2 कार्बन है या sp3 कार्बन है? क्या sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉवर, ये सब 11th का है रे। क्या इसका ये माइनस आई ग्रुप पे, क्या ये प्लस आई ग्रुप दिख रहे हैं या माइनस सोचना है? माइनस से अगर खींचोगे तो माइनस अच्छा, और माइनस को अगर दोगे तो माइनस बुरा। तो यहाँ का माइनस अच्छा है, यहाँ का नहीं। इट्स ऑल 11। तेरे को मैंने बताया GOC जितना अच्छा जा रहेगा उतना ही 12th अच्छा रहेगा। तो GOC इज वेरी एसेंशियल एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आप GOC पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कई बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझको डाउट भी पूछते आते हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम आया, ये वाला, आई सॉल्व देम, मैं उसको सॉल्व करता हूँ चीजों को, क्योंकि पूरा 12th GOC पर बेस्ड है। चलिए इसको बंद करें, आगे बढ़े एग्जाम्पल में। देख अभी ये अब इसका मान के चल कि GOC के एग्जाम्पल्स आ गए, अब हमारा 12th का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ। चलो कहां तक आ गए थे? एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, सुनो अब आगे। If I'll put something like this, CH3, CH2, COOH, one more, CH3, ये benzene ring, COOH, one more time, CH2, COOH, then again one more time, CH2, COOH,
व्हाट आई वांट टू पुट लाइक दिस दिस एंड हियर। ये सब जीओसी बातें, कोई भी 12th की बातें नहीं कर रहा हूं अब मैं, है ना। सुनिए, क्या माइनस 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 माइनस, सबका माइनस रेजोनेंस में है, सब एक जैसे है रेजोनेंस में। तो जो अलग है वहां देखा जाए। क्या मिथाइल 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 नो मिथाइल, समझ में आ रहा है सबको? क्या तू जानता है मिथाइल पैरा पे हो तो प्लस आई प्लस एच दोनों शो करता है, मेटा पे हो तो केवल माइनस आई शो करता, सॉरी प्लस आई शो करता है। ये सब सीखा हुआ है कि नहीं? और ऑर्थो पे हो तो भी प्लस आई प्लस एच दोनों शो करता है, और यहां तो कोई इफेक्ट देने का है ही नहीं। चलो, क्या प्लस एच भी देना देना, तू जानता है माइनस को अगर दोगे तो माइनस बेकार है, तो ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार। क्या वो सबसे अच्छा माइनस? तो डी कार्बोक्सिलेशन डी का सबसे अच्छा है क्या? क्या यहाँ इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से दिया जा रहा है? इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से दिया जा रहा है, सिर्फ इंडक्टिव से दिया जा रहा है, तो यहाँ कम दिया जा रहा है। कम देना मतलब माइनस थोड़ा ठीक होगा, तो क्या इसके बाद का माइनस बी रखा क्या? ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ए और सी में तू जानता है रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो डिस्टेंस डिपेंड नहीं होते, पर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड होता है, तू जानता है, याद है ना। क्या यहाँ इसके पास में है ये ग्रुप, तो क्या यहाँ इंडक्टिव मैक्सिमम लगेगा पास में, और ये क्या यहाँ दूर है तो इंडक्टिव कम लगेगा। अब मुझे बता, क्या यहाँ ज्यादा दिया जा रहा है, प्लस मतलब देना, मैक्सिमम मैक्सिमम दिया जा रहा है, थोड़ा कम दिया जा रहा है उससे, दोगे तो माइनस बेकार, और माइनस बेकार तो CO2 निकलना नहीं चाहता, तो डी में सबसे पहले निकलेगा, फिर बी में, फिर ए में, और फिर सी में। इट इज ऑल कंप्लीट 11th GOC, कंप्लीट, नॉट एट ऑल अ 12th क्लास। अच्छा, ये समझ में आएगा? जल्दी बता मुझे, फिर एक एग्जांपल और लूंगा, फिर आपको वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगे आगे फ्यूचर में, तो इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। वर्कशीट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी चर्चाएं आपकी नहीं है। बी कैसे कंपेयर किया? क्योंकि उसमें सिर्फ प्लस आई मेटा से लग रहा है, मेटा से हाइपर कॉन्जुगेशन लगते नहीं है बेटा, तो बी में सिर्फ इंडक्टिव से दिया जा रहा है। इट इज ऑल, समझता है ना, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन से नहीं लगते हैं, ऑर्थो और पैरा से लगते हैं। आगे जाए, सभी समझ आ गया है सबको? यस, जा सकते हैं आगे। फिर एक आध और एग्जांपल लेके बता दूं उधर को इसी का। इसी में फिर से एक बार तेरे को इस तरह से ले देता हूँ, सॉरी, हाँ, CH2COOH, फिर से CH2COOH, CH2COOH, अगेन CH2COOH। ओके, थोड़ा चेंज कर देते हैं, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, और कुछ नहीं। तू जानता है नाइट्रो कैसा होता है? खींचने वाला, याद है क्या सर? मेटा 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 पे सिर्फ ये इंडक्टिव से खींचेगा, पैरा पे इंडक्टिव से भी खींचेगा, रेजोनेंस से भी खींचेगा, ऑर्थो पे इंडक्टिव से भी खींचेगा, रेजोनेंस से भी खींचेगा, मालूम है। और इसमें कोई खींचने वाला है नहीं, बताइए। माइनस 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 माइनस, सब माइनस सोचना है। खींचने वाले माइनस को स्टेबल करते हैं। क्या स्टेबल स्टेबल स्टेबल? क्या सबसे कम माइनस स्टेबल यहाँ है? और अगर माइनस अच्छा नहीं है तो CO2 का निकलना कम होगा। क्या डी सबसे कमजोर है CO2 निकालने में? क्लियर हो गया? अब बताओ, ये सिर्फ इंडक्टिव से खींच रहा है, ये दो से खींच रहा है, क्या यहाँ ज्यादा खींच रहे हैं? अगर ज्यादा खींच रहे हैं तो यहाँ के माइनस अच्छे, अगर यहाँ के माइनस अच्छे तो यहाँ थोड़ा कम अच्छा। तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पर तू सिखाए रहे रेजोनेंस तो डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंडक्टिव को पड़ता है। क्या पैरा पे इंडक्टिव कम लगता है मिनिमम, और ऑर्थो पे
मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम खींचना हो रहा है? मैक्सिमम माइनस अच्छा है, और अगर माइनस अच्छा है तो CO2 का इवोल्यूशन सबसे फास्ट होगा। क्या? चेक इट द कंपैरेटिव ऑर्डर फास्ट। कोई डाउट है क्या इसमें? ओके, वेरी नाइस। हो सकता है हमको सिर्फ ऐसा पूछे कि बता इन सब कोई 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन दे दिए और बोला बताइए विच वन हैव मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर डीकार्बोक्सिलेशन सी का सबसे, वेरी नाइस, सी का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर सबको कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर मैक्सिमम पूछता तो ठीक है जिसका एक का है वो बता दीजिए। आई थिंक क्लियर है सभी को, है ना? हम बना रहे थे अल्केन, पर हमारा अल्केन वाली बात छूट के CO2 भगाना, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 भगाना, ये आ गया बीच में, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ना वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग 100 टाइम। नोट कर लिया है सभी ने? वेरी गुड। तो हम ये जो बातें कर रहे थे वो थी ये वाली, कौन सी थी? और ये थी बात, छठी पॉइंट, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालो, CO2 निकल जाता है और अल्केन बन जाता है। अल्केन की कार्बनों की संख्या एक कम होगी, इससे एक कम होगी, क्लियर है बात? अल्फा कार्बन पे माइनस बन के रिएक्शन आगे बढ़ती है, CO2 एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सारी बातें समझ में आ गई। पर एक बहुत जरूरी बात था ये वाला, कि अगर अल्फा कार्बन का माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो आपको सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं, बिना सोडा लाइम के भी CO2 निकल जाएगा। सोडा लाइम डालना है, डालो, कोई दिक्कत नहीं। सोडा लाइम डालेंगे तो हमको तो बहुत ही सरल हो जाता है, अरे सोडा लाइम चेक, कुछ चेक मत करो, माइनस, अरे कुछ भी मत करो, आप तो CO2 भगा दो, खत्म कर दो। पर जहां CO2 नहीं डालना और सिर्फ गर्म कर, ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे, हमको समझ में आ गया कि अच्छा किस तरह से सोडा लाइम डालो ना डालो तो क्या फर्क पड़ता है, वो क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर है ये बात। फिर हमने एक रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का डिस्कशन भी कर लिया, इसके प्रैक्टिस शीट में और प्रैक्टिस होती ही जाएंगी, अभी क्लासरूम में इतना पॉसिबल नहीं बेटा, ठीक है, फिर भी कुछ सवाल हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो हमारा उद्देश्य तो एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था, जो कि हमने छठा पॉइंट तक लिख लिया, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 पॉइंट हो चुके, 6 प्रिपरेशन हो गई है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द, आई थिंक नाउ इट इज द लास्ट वन, आई थिंक 6th हो गया ना, 7th वाला। 7th प्रिपरेशन डालिए, एंड दैट इज, हेडिंग डालो, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, these are very very famous, very famous। आपने 11th क्लास का स्कूल एग्जाम दिया हो तो रूट्स रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, these are very famous स्कूल लेवल में भी। खैर अभी हम स्कूल लेवल से ऊंचे चले जाएंगे, हमारे लिए वो स्कूल लेवल का कोई मतलब नहीं, अब हम बहुत आगे जा रहे हैं। लिखना बंद, सिर्फ सुने, कुछ नहीं लिखना है, हाँ, सिर्फ सुनते जाना है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्या लेना रहता है? तो हमको लेना रहता है कार्बो ऑक्साइलिक एसिड का, सॉरी, हमें लेना रहता है कार्बो ऑक्साइलिक एसिड का सॉल्ट। सॉल्ट समझता है? माइनस लिखो, Na लिखो, K लिखो, अरे ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, समझता है बात? हाँ। सो अगर आपको कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है, उसको पानी में डाल देना है, एक्वस पानी में घोल देना है उसको, और इस बर्तन में जहां पानी में इसको घोला है उसमें एनोड और कैथोड डाल के करंट पास कर देना है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है। मुझे लगता है सभी जानते हैं, फिजिकल में हम पढ़ते हैं कि जब कोई आयनिक कंपाउंड में करंट पास करते हैं तो पहले आयनाइजेशन हो जाएगा, कैसा? CH3 CH2 COO माइनस और Na+। क्या ये एनायन है? सभी जानते हैं। क्या ये कैटायन है? ये सब अब फिजिकल बातें शुरू हुई कि एनायन एनोड की ओर जाते हैं, कैटायन कैथोड की ओर जाते हैं, सुना हुआ है कभी? तो क्या हम बोले, एनायन कहाँ जाएंगे? एट एनोड, एनायन एनोड पे जाते हैं बेटा। और कैटायन कहाँ जाते हैं? कैटायन जाते हैं एट कैथोड। ये कोई ऑर्गेनिक नहीं, मुझे लगता है सभी को मालूम है। क्या करते हैं?
जब एनायन एनोड पे जाते हैं तो करते क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते। तो जानता है एक माइनस मतलब वहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक जो एक माइनस आया है मतलब एक सामने वाले का आया है। तो एक तो खुद का था और एक ही एक्स्ट्रा आया है, इसलिए -1 लगाते, वहां रहते 2 इलेक्ट्रॉन है, मालूम है। तो ये जब माइनस एनायन एनोड पे जाते हैं तो करते क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। कैसे बनेगा देखो, क्या बना इसने, क्या कर दिया, CH3 CH2 COO माइनस, क्या करने वाला है ये इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, वेट मिनट, जगह नहीं आएगा, वेट मिनट। ये जो एनायन है ये एनोड पे जा रहा है, CH3 CH2 COO माइनस, क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, CH3 CH2 COO, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जो एक्स्ट्रा आया था, तो माइनस हट गया, पर एक उसके पास खुद के पास तो होगा ना, खुद का और शेयर किया हुआ, तो शेयर किया हुआ चला गया तो माइनस चला गया, पर खुद का है तो रेडिकल समझता है। फिर वही बात आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, जैसे अभी हमने माइनस बनाया, कि ये जो है ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये होमोलिटिक नाम सुना है, होमोलिटिक टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, समझता है होमोलिटिक, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको मिले, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ जब शेयर हो जाते हैं तो CO2 गैस निकल गई, और क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कैसा, CH3 CH2 जस्ट CH3 CH2 एंड डॉट, बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। और जब ये R और R, अभी हमने सीखा था ना रूट्स में भी, तो R बने वही डॉट बनते, वहां भी डॉट ही बनते हैं, R बने तो वो कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन मतलब क्या बन गया है ये CH3 CH2, और एक आएंगे टकरा जाएंगे डॉट, तो समझता है फ्री रेडिकल जब टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल ऐसा कैसा ही वो डॉट से टकरा जाएंगे, तो क्या ये ब्यूटेन बना, क्या देख चेक करके समझ में आया क्या हमको, क्या ये अल्केन बन गया, कहां बना अल्केन, एनोड पे एनायन जाता है, एनायन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद CO2 निकल के रेडिकल बनता है, और रेडिकल कंबाइन होकर अल्केन बनाता है, तो CO2 निकला एनोड पर, अल्केन बना एनोड पर। कैथोड को भी पूरा करो, कैटायन फिजिकल में क्या सीखा, कैटायन जब कैथोड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अरे तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया रहता है ना, वो वायर के थ्रू कैथोड कैटायन पे आता है, कैटायन को मिलता है, तो क्या ये Na इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या बन जाता है न्यूट्रल, और क्या मीडियम में पानी है ना, एक्वस मीडियम है, क्या एक्वस, तो क्या ना इसे NaOH और हाफ H2, ये समझ में आया क्या, जल्दी बता, क्या कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस जब चलता जाए तो NaOH बनते जाते हैं, और तू जानता है NaOH तो अल्कली है, बेस है, तो क्या ना इसे बेस मतलब pH इंक्रीजेज, ये सब नोट लिखने हैं अब हमको। पहले तो मुझे बता, ये बोर्ड पे जो लिखा है ये समझ में आया क्या, ये फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस पैटर्न लिखा हुआ है जो ऑर्गेनिक के एक एग्जाम्पल में डाला है हमने, ठीक है, फिलहाल इतना लिखा जाए, फिर इसके कुछ नोट्स लिखते हैं हम, इसके कुछ नोट पॉइंट्स लिखना है हमको। नोट करो जल्दी से, रिपीट वापस पूरा, क्या डाउट है जल्दी बता, उतना बताता हूं मैं तेरे को, कहाँ डाउट है बता, नहीं बेटा मैं शॉर्ट में सब बता दूंगा, मुझे बता डाउट कहाँ है, ये लास्ट प्रोसेस इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन एनोड से उठकर कैथोड पे आते हैं, कैटायन उनको ले लेते हैं, और पानी है ही मीडियम में, पानी एक्वस मीडियम ही है, तो सोडियम और पानी, तू जानता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव फॉर वाटर एंड एयर, तो सोडियम पानी से रिएक्शन करके NaOH और एक H बच जाएगा, मतलब वो एक H मतलब जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, हाफ H2 के रूप में। चलिए फटाफट काम करो, जो चीज नहीं समझी उसको बता, अपन उसको फोकस करें तो मतलब है। लास्ट स्टेप है एनोड, क्या रेडिकल बन गए, जब दो रेडिकल, ये रेडिकल बना ये रेडिकल बना, जब ये रेडिकल टकराते तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते अपना, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है इनका,
समझ में आ गया वो वाला लॉजिक? लास्ट स्टेप ही तो बताइए। अरे अभी आने वाली भी तो बताई थी, कहाँ ध्यान था? चलिए फटाफट फिनिश कर। ऑलवेज सिमेट्रिकल अल्केन देगा, हाँ सिमेट्रिकल वही ना, दुगने होंगे ना, रूट जैसा ही है, बिल्कुल रूट जैसा है। इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कुछ बता रहा हूँ, वो पॉइंट जरूरी है इसलिए पूरा पढ़ना पड़ा। सामने जब रिएक्शन आएगी तो इसकी जरूरत नहीं, इसकी एक भी जरूरत नहीं पड़ती हमको। चलिए अब मैं कुछ नोट पॉइंट इसके थ्रू बताते जा रहा हूँ, एक एक बता रहा हूँ, लिखते जाएंगे, है ना। सबसे पहले लिखो, बोर्ड पे देखे फिर से एक बार, तो क्या शुरू कर रहे हैं? अल्केन फॉर्म्ड एट एनोड, CO2 इवॉल्व्स एट एनोड, ये दो समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, चलिए ये पॉइंट है हमारा। लिखो एट एनोड, एनोड पर क्या क्या हुआ? अल्केन फॉर्म्स, हाँ अल्केन बनता है, और CO2 इवॉल्व्स, CO2 इवॉल्व होता है। और कैथोड पर क्या हुआ? अल्कली फॉर्म्स, अल्कली बनता है, हाँ, और H2 इवॉल्व्स, H2 इवॉल्व होता है। इजी ये बातें, चलो फटाफट पहला पॉइंट लिखो ये। चलिए, क्या आपने बोल दिया अल्कली बनता है? हाँ बनता है, तो फिर क्या? एज अल्कली फॉर्म्स, चूंकि अल्कली बनता है, हेंस पीएच इंक्रीजेस, इसलिए रिएक्शन जैसे से आगे बढ़ती जाती है ना, रिएक्शन का पीएच बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कली बनते जाता है कैथोड पर। इजी ये बात है ये भी। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। क्या अभी से कहते हैं ना कॉम्बिनेशन से बनाया है, क्या दो डॉट कंबाइन हो रहे हैं? याद कर क्या बताया था रूट्स रिएक्शन में, कि जो चीज कॉम्बिनेशन से बनती है तो गवर्निंग फैक्टर क्या है? स्टेरिक हिंडरेंस, याद है क्या? याद आया? रूट्स सब जगह जहां दो आर जुड़ेंगे, चाहे रूट्स हो, चाहे फ्रैंकलैंड हो, चाहे कोरे हाउस हो, कोई भी हो, क्या आर जुड़ रहे? यहां भी दो आर जुड़ रहे हैं, रेडिकल रेडिकल जुड़ रहे हैं। जहां कॉम्बिनेशन है, जहां प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का है, वहां पे हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस मायने रखेगा। आर जितने छोटे छोटे साइज के होंगे उतने कॉम्बिनेशन फास्ट होंगे। बात समझ में आई? क्या लिख रहे हैं देखो, ये पॉइंट हम रूट्स में भी लिख चुके हैं। एज प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से बना है, हेंस इसलिए गवर्निंग फैक्टर, गवर्निंग मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात होती है, हेंस गवर्निंग फैक्टर इज स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस में क्या होगा? लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जितना कम, बल्कि मतलब बड़ा साइज, छोटा भीड़ भाड़ वाला, हमारा अल्काइल ग्रुप जितना कम बल्कि होगा, मतलब छोटे साइज का होगा जितना, लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप, मोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, और जितना कॉम्बिनेशन होगा उतना रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई क्या? 1 डिग्री में कॉम्बिनेशन सबसे फास्ट होगा, यस ऑफ कोर्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पॉइंट सारे तीनों क्लियर है? एग्जाम्पल बाद में, पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेंगे। पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा, फिर अब पॉइंट्स पढ़े, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए यहां देखिए वापस, क्या यहाँ पे आपने बोला एक ये डॉट है और ये डॉट है, ये शेयर हो गए, वही रूट्स में भी यही होता है। तो क्या जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगे ना? सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर से आया वैसे इधर से आया। बात समझ में आ गई? तो क्या हम बोले
कि इस पॉइंट में क्या लिखे, सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म्स, सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म्स, यस, सिमेट्रिकल बनेंगे अल्केन्स। ये भी समझ में आ गया हमको? हाँ, ठीक है। अब फिर से एक पॉइंट मैं तेरे को नया बता रहा हूं, देखिए यहां, सुनो, देखिए इधर, क्या ऐसे हजारों मॉलिक्यूल होंगे, ये हजारों आयंस बनेंगे, हजारों, बहुत सारे हैं, कोई एक एक थोड़ी ना, ऐसे कई सारे हैं। अब जब कई सारे हैं, उसमें मान ले सपोज ये वाला, सपोज ले लिया CCCO डॉट, ये लिया, मान ले ये 60-70 ये है, सपोज, जस्ट एग्जांपल, 60-70 में से 40-50 टूट टूट के आगे जाना शुरू कर दिए, मतलब कुछ कुछ लोगों ने क्या बना लिया, इसमें से ये बना लिया, और फिर आंसर क्या होता है कि ये आपस में जुड़ते जाते हैं और प्रोडक्ट बनता जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। उसका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि जो ये बन रहे हैं, ये आपस में जैसे ये जहां जहां बनते जा रहे हैं वहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वही टक्कर होती जाती है आपस में इनकी खुद की। पर अगर कोई एक हाथ वहां से हट जाए और हट के इसके पास चला जाए गलती से, ये और ये, तो बहुत सारे ये भी है, कुछ ये भी बन गए, और अगर ये टकरा गए तो देख क्या बन जाएगा। What's the answer? Can you guess the answer name? What's the product here? Ester. Very nice. So ester is a byproduct of coal electrolysis. ये पॉइंट है हमारा, है ना। तो देख क्या होता है, सुन मैं बता रहा हूं, या एक काम करे, इसको हम अगले स्क्रीन से लिख ले बेटा, अगले स्क्रीन से 5, सुनो, एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, एस्टर बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जैसे क्या बोला आपने, बाय प्रोडक्ट कैसा बना, तो ये जो COO डॉट था और कुछ R डॉट थे, वो R डॉट आपस में जुड़ के आंसर, फाइनल आंसर वही है। एस्टर फाइनल आंसर नहीं होता, कोल का ध्यान रखना, बी केयरफुल। पर क्या ये दोनों टक्कर हो सकती है? हाँ हो सकती है, कुछ उधर से हटके इधर आके टकरा गए तो एस्टर बाय प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है। और क्या तू जानता है एस्टर फ्रूटी स्मेल होता है? कभी सुना है तूने ये बात? तो वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे कोल्ड रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है ना, उसमें से फ्रूटी स्मेल आने लगती है थोड़ी सी। तो क्यों आती होगी? क्योंकि एस्टर बाय प्रोडक्ट के रूप में थोड़ा तो बनता ही होगा, इसलिए थोड़ी सी हल्की हल्की फ्रूटी स्मेल आती जाती है। उसका पीएच बढ़ते जाता है क्योंकि उसमें अल्कली बनता जाता है। ठीक है, जल्दी नोट करो। ये ये पहले पॉइंट्स हो गए थे क्या? चारों पॉइंट्स हो गए थे। हो गए, चलो ये पॉइंट भी लिख लो, एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, कोल्ड रिएक्शन में होता है ऐसा। तो क्या कोल्ड रिएक्शन भी हमने बहुत डिटेल डिस्कस कर लिया, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। कोल्ड के एग्जांपल ले रहे हैं ना, यहीं से ले लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल रूट्स जैसा चलता है कोल्ड का एग्जांपल, बिल्कुल रूट्स जैसे, सेम। जैसे मैं तेरे को बताता हूं कि यदि मैं लिख दूं ऐसा COOK, ऐसा लिख दिया, एंड COOK और इलेक्ट्रिक करंट, तो देख क्या सीखना है, तरीका क्या है हमको। कोई वो कोल्ब आया तो कोई ऐसा करते बैठना है तो जी नहीं, हमको कुछ ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, है ना। हमको तो डायरेक्ट ही जवाब देने हैं बेटा। जैसे ये लिखा है तो क्या तरीका, सुन ले क्या है, ट्रिक क्या है। ये जो COK होता है इसको हटाओ, ये डॉट, इसको हटाओ, डॉट, क्या दो डॉट आ गए? क्या जवाब ये आया? सबको समझा है क्या? जरा मुझे बताएगा क्या? बिल्कुल रूट जैसा सिखाया था। वहां फर्क क्या था? वहां यहाँ हेलोजन थे, हेलोजन्स, यहाँ COK है। वहां भी हेलोजन हटा के डॉट ही बनता है, फ्री रेडिकल ही चलता है। रूट्स रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन, सब फ्रैंकलाइन, ये सब फ्री रेडिकल की रिएक्शंस है, सब होमोलिटिक फिशन की है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस है। क्या डॉट और डॉट शेयर? बात समझ में आई ये वाली? एक जल्दी जल्दी कर, इसके एग्जांपल और बताता हूं तेरे को मैं। We'll take some example more about the coal and which is seems very similar to roots, roots जैसे ही दिखेंगे आपको।
है ना। चलो और मैं बताऊं तेरे को कुछ एग्जांपल्स। हाँ देखिए बेटा, व्हाट आई वांट टू सी, आई हैव अ COOK एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कुछ और ले लेते हैं। थर्ड वी हैव दिस COOK एंड COOK। देख तो समझ में आ रहा है, रूट जैसा ही चल रहा है बिल्कुल। तेरे को और एक रूट्स का एग्जांपल एक ये बता देता हूँ। एक हमने लिया था रूट्स में इस तरह से भी, और इसके बाद 8 की रिंग ली थी, वो भी लेना चाहता हूँ। 8 वाली रिंग भी ली थी इसी के नीचे रूट्स में। क्या ये भगा के डॉट बनाना, डॉट बनाना और उसका ट्वाइस कर देना, मतलब 1 2 3 का ट्वाइस। 1 1 2 3 1 2 3, इसको जोड़ दो, डॉट और डॉट शेयर हो गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 शेयर। हाँ ये क्या सिखाया था याद कर, रूट्स में भी बताया था। यहाँ रूट्स में सिर्फ CL लगे थे, तरीका वही था, रूल वैसे ही था। हाँ ये हटाओ, ये डॉट है, ये हटाओ, ये डॉट है, ये क्या आपस में जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई। क्या याद कर क्या सिखाया था कि डॉट और डॉट शेयर हो जाने चाहिए थे, पर क्या ट्रिपल बॉन्ड 6 मेंबर की रिंग में नहीं लगता है। याद आया क्या सभी को ये बात? यस हमको मालूम है। तो फिर क्या करें इसमें, क्या करूं मैं, आंसर क्या दूं, क्या देना है मुझको, कौन बताएगा इसका आंसर क्या दूं मैं? रिंग डाइम, बहुत बढ़िया, डाइमर। डाइमर मतलब कि एक ऐसा था, ये ऐसा है, यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ डॉट, उनको आपस में जोड़ दो, क्या डाइमर आंसर आ गया, है ना। रूट्स में भी यही लिखा था सेम। जल्दी नोट कर इसके नीचे। फिर 8 वाला भी ले लेते, सेम बिल्कुल 8 वाला। व्हाट इज COOK? अरे ओ माय गॉड, COONA, COOK, COO माइनस, ये सब सॉल्ट है बेटा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे स्क्रीन का टाइम छोड़, स्क्रीन में तो डेट भी गलत है, टाइम भी गलत है, स्क्रीन के टाइम को मत सोचे। टाइम हो चुका है, मैं सिर्फ 1 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो 8 वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था रूट्स में, याद है ना, वो भी लिख लेते 8 वाले को। याद कर क्या सिखाया था, सॉरी, ये इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया था। COONA ले ले चाहे तो, COONA लिख ले, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रिक करंट है। क्या यहाँ डायमर बनाए क्या, क्या यहाँ डायमर बनाए क्या? नहीं डायमर नहीं, वेरी नाइस, ट्रिपल बॉन्ड बनाए। इसका कारण वगैरह रूट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे वापस रिटर्न करने की इच्छा नहीं है, है ना। ये आंसर सबको समझता है, लिखा हुआ, यस वेरी नाइस, फटाफट लिखो। ठीक है ना बेटू, चलिए फटाफट 1 2 मिनट में कुछ बोल रहा हूँ, फिर बाद में बंद करें हम सब चीजें। हाँ, क्या हमने पहले पढ़ा, जैसे एसिड सेंसिटिव हो तो क्लेमेंसन नहीं लेना, वैसे बेस सेंसिटिव हो तो कभी वुल्फ किश्नर नहीं लेना। रेड फॉस्फोरस HI एक ऐसी एलिमेंट है, एक ऐसा रिएजेंट है जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसको अल्केन बनाता है। एक बॉन्ड तोड़ना हो तो 2 HI लगते हैं, याद आया। और रेड फॉस्फोरस का उपयोग क्या है, I2 गैस को एब्जॉर्ब करना। ये सारी पॉइंट्स हो गए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकालने को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अगर सोडा लाइम लिखा हो तो आप जहां जहां COOH लिखा है वहां से सब जगह से CO2 निकाल दीजिए, आप कोई थॉट मत लगाइए, सोडा लाइम CO2 सारे निकाल देगा। क्वेश्चन वो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन ये था कि अल्केन बना, उसमें कार्बन कम था वगैरह, ओके। क्वेश्चन मेन ये था हमारा कि अगर निगेटिव चार्ज अल्फा पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो आपको सोडा लाइम भी नहीं डालना पड़ेगा, ऐसे ही CO2 निकल जाएगा, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने एक बात सीखी थी कि ऐसा कुछ ऑप्शंस दे दिए जाए COH के और बोला जाए कि बता डीकार्बोनेशन का स्पीड किसमें कम है कि ज्यादा है। तो एक तरीका है, COH जहां लिखा है उसका वो हटा दो और उससे जुड़ा कार्बन अल्फा उसको माइनस बनाओ, एंड यू जस्ट चेक द GOC 11th क्लास स्टेबिलिटी ऑफ माइनस। जिसका माइनस अच्छा उसका CO2 तुरंत निकलेगा,
डीकार्बोलेशन उसका फास्ट होगा। मुझे लगता है हमने काफी एग्जांपल यहाँ, ये जीओसी हो गए हैं हमारी चीज, जीओसी की प्रैक्टिस भी हो गई थोड़ी थोड़ी सी। और फिर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सॉल्ट लेना है, पानी में घोल के करंट पास कर दो, तो आपको एनोड पर अल्केन, एनोड पर CO2 निकलेगा, कैथोड पर H2 गैस निकलती है, NaOH बनता है। चूंकि NaOH बना है इसलिए मीडियम का पीएच बढ़ता जाएगा। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पे एस्टर बनता है, इसलिए फ्रूटी स्मेल आती जाती है। एंड वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वन। ठीक है, पॉइंट्स खत्म हुए एंड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट नहीं बेटा? क्लियर? हाँ क्लियर है बेटा, चलो बाय बाय, लीव कर सकते हैं मीटिंग, बाय।